किताब सुना हूँ और 10 पेज में लिख डाला हूँ। तो मेरी इच्छा है कि ये 10 पेज की समीक्षा आपके सामने रखूँ। लेकिन शोधार्थी विद्यार्थी की दिक्कत ये होती है कि सुना देता है, सुनता बहुत कम है। अ, मैं अच्छा तो ये होता कि आपको ही सुनूँ, मैं क्या इसमें बताऊँ। जिस तरह के शोध आलेख आए, पहले उन सभी विद्यार्थियों को, सभी शोधार्थियों को मैं बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम उन्होंने बहुत संक्षेप में अपने शोध आलेख के शीर्षक को रखें। चाहे प्रेमचंद महत्वपूर्ण साहित्यकार एवं महत्वपूर्ण कथन हो, चाहे प्रेमचंद के साहित्य में स्त्री विमर्श हो, चाहे प्रेमचंद के साहित्य का समाज पे जो प्रभाव हो, चाहे प्रेमचंद का व्यक्तित्व हो और रंगभूमि में दुर्बल और सबलता का संदेश हो, और प्रेमचंद के कथा पात्रों का अनुभव हो, या प्रेमचंद की पत्रकारिता हो, ये जितने भी शोध आलेख आए हैं वो सराहनीय हैं। सबसे पहले आप विद्यार्थी हैं और ये सुमित बिल्कुल सही है कि मेरी भी जड़ जो है उसी बटब्रिज, उसी क्वार्ट रॉमी टॉक से निकली है, जिससे आप लोग संबद्ध हैं, या जो ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। आज भी इलाहाबाद मेरे नसों में धधकता है। वहाँ की गलियाँ, वहाँ के संघर्ष और वहाँ के लेटे हनुमान मंदिर की यादें आती थी। बहुत पवित्र भूमि है। उसका पूरा प्राचीन नाम अगर आपको पता है तो प्रयाग कहा जाता है। प्र माने होता है शुद्ध, याग माने जहाँ यज्ञ किया गया। एक ये भी मिथ है कि सृष्टि का निर्माण जहाँ हुआ, या ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया, तो इस संसार में संगम या इलाहाबाद, या जिसको प्रयागराज कहा जाता है, वहां से पता नहीं अब वो लल्ला चुंगी का चौराहा है कि नहीं, या पता नहीं सलोरी की वो गलियां हैं कि नहीं, पता नहीं कटरा रोड या यूनिवर्सिटी रोड की दुकानें हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। ये आप ही लोग बताएंगे। साथियों, इतना अच्छा सुनने के बाद जो सवाल डॉक्टर दीपक ने शुरू किया, मैं अपनी बात वहीं से रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भाषा का सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर दीपक ने बिल्कुल सही बात किया है कि हिंदी के छोटे छोटे कालखंड की बोलियों और उपबोलियों की कुर्बानी पर प्रेमचंद हिंदुस्तानी भाषा की तरफ जाते हैं, मुहावरेदार हिंदी की बात करते हैं, और उस हिंदी की वकालत करते हैं जिसमें प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में हम जान रहे हैं, या खड़ी बोली हिंदी के रूप में जान रहे हैं। खड़ी बोली का कुल जो क्षेत्र है दिल्ली से शुरू होता है और मेरठ खत्म हो जाता है। आप में से जिनका दिल्ली से आना जाना है और दिल्ली के डीटीसी की बस में अगर आप यात्रा करें, तो जिस कर्कश और जिस खड़ी बोली में वो बात करती हैं, खड़ी बोली का इतना ही केवल भूभाग है। दिल्ली से शुरू होता है और मेरठ खत्म होता है। लेकिन आज वह खड़ी बोली जो है कश्मीर से शुरू हो रहा है तो कन्याकुमारी तक जा रहा है, और इधर कच्छ से शुरू हो रहा है तो असम जा रहा है। और इतना ही नहीं, 186 विश्वविद्यालयों में हिंदी किसी न किसी रूप में पढ़ाई जाती है, बोली जाती है, समझी जाती है। डॉक्टर दीपक का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रेमचंद उन पढ़े लिखों के लिए लिख रहे थे और उनको सजग कर रहे थे कि कैसे जो है हमें इस समाज को संचालित करना है, कैसे हमारे समाज का निर्माण करना है, कैसे अनपढ़ को पढ़ाना है। उसी काशी के भूमि से शुक्ल भी निकले हैं, प्रेमचंद भी निकले हैं, और कबीर भी निकले। इन कथाकारों और इन लेखकों को कहा जाता है कि ये अनपढ़ को भी पढ़ा लिखा बना देते।
तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम छोटी-छोटी बोलियों, उपबोलियों और खंडों की कुर्बानी पर जो है हिंदी या हिंदुस्तानी का निर्माण कर रहे थे। हिंदुस्तानी का तात्पर्य ये था कि गांधी यूँ ही नहीं कह रहे थे कि हमको जो है हिंदी हिंदी भाषा चाहिए और वो हिंदुस्तानी की तरफ जा रहे हैं। हिंदुस्तानी का अर्थ ही होता है कि मेल-जोल की संस्कृति, मेल-जोल की भाषा, वो चाहे हिंदी पट्टी की बात हो, चाहे गैर हिंदी पट्टी की बात हो, चाहे वो हिंदू समाज की बात हो, चाहे मुस्लिम समाज की बात हो। प्रेमचंद इस सवाल को बहुत बहुत शिद्दत से सुन रहे थे कि अगर हमको आज़ादी चाहिए, तो हमको ये हिंदू मुस्लिम की एकता ज़रूरी है, जिसकी तरफ दीपक ने बहुत संकेत रूप में कहा। दूसरी बात उस भाषा के सवाल पर कि प्रेमचंद मुहावरों में बात करते हैं, प्रेमचंद कथा कथन में बात करते हैं, प्रेमचंद लोकोक्तियों में बात करते हैं। तुम किस खेत की मूली हो, जिसका पैर गर्दन के नीचे दबा हो उसको सहलाने में ही श्रेष्ठकर है। ऐसी मुहावरे आते हैं। साथियों, उस पर विचार करना, खासतौर से आप लोग सुधारती हैं, जब भी प्रेमचंद के भाषा के सवाल पर बात करें, प्रेमचंद ये चाहते थे कि अधिक से अधिक उनकी बातें जो है लोक समाज में व्याप्त, लोगों तक उनकी समाज में पहुंच बने, लोगों तक उनकी बातें पहुंचे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है इस भाषा के सवाल पर कि प्रेमचंद जान रहे थे कि हमारा जो समाज है या हमारा जो मुख्य मुद्दा है वह अनपढ़ को वह अपनी संवेदना से झंकृत कर देता। विभा ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, एक छोटी सी कहानी उठाई, सवा सिर गेहूं। शंकर और शंकर के पीढ़ी आज भी गुलाम है उस महाजनी सभ्यता, उस सूदखोरी व्यवस्था में। और आप देखेंगे कि जो जौ और गेहूं है उसकी उत्पादकता के सवाल पर कृषि प्रधान समाज, आज भी कहते हैं कि 70% हमारा देश जो है कृषि प्रधान है, लेकिन वो जो गेहूं है, एक समय था कि पूरा का पूरा जो 1920 से लेकर 1950 तक के समाज में आप देखिए कि जौ बहुत सहज था, गेहूं नहीं थी। और गेहूं उसको उसके लिए आता था घर में जो मेहमान हो, अतिथि जो हो। और शंकर एक बार जो है विप्र महाराज उसके घर आते हैं और उस सवा सेर गेहूं उधार लाते हैं, और वो सवा सेर गेहूं शंकर के गले की फांस बनता है। शोषण के चक्र पर हम बात नहीं कर रहे हैं कि भाषा की उस बारीकी पर देखिए, प्रेमचंद जिस पर बड़ी कुशलता से कहते हैं कि विप्र का पैसा लियो, हड्डी तोड़ के वो निकलेगा। तो ये कुछ सवाल है जो भाषा के दृष्टि से, भाषा के सवाल पर आता है कि जिसके तरफ दीपक ने इशारा किया है कि वो प्रेमचंद हो चाहे गांधी हो, ये चाहते थे कि भाषाई एकता जब तक नहीं होगी हम हिंदुस्तान को आजाद नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो सवाल चाहे स्त्री का हो, चाहे वो दलित का हो, चाहे अछूत का हो, चाहे आदिवासियों का हो, चाहे हिंदू मुस्लिम एकता का हो, चाहे स्त्रियों के अन्य समस्याएं, उसको सेंसिटिव बनाने के लिए, उसको संवेदनशील बनाने के लिए सबसे जरूरी है उसकी पठनीयता बहुत दूर तक। इसलिए प्रेमचंद लोकोक्तियों में बात करते हैं, मुहावरे में बात करते हैं, वो अवधि में नहीं जाते हैं, वो भोजपुरी में नहीं जाते हैं, वो कसिका में नहीं जाते हैं। ये प्रेमचंद के साथ गहरा नैतिक बोध था। तीसरी जो